नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्रेश शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा ये दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वो संधि पर था, जिसमें हमने थोड़ी सी चर्चा की थी संधि के बारे में कि संधि किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसका विलोम क्या होता है और उसके प्रकार के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम इस वीडियो में उससे आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं संधि को आगे पढ़ना। अब हम एक एक संधि को आराम से, बहुत ध्यान से आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो संधि होगा वो स्वर संधि होगा। हम सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? स्वर संधि को हम पढ़ेंगे। जब हम संधि पढ़ते हैं तो कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं जो हमको सुनने को मिलते हैं। सबसे पहले हम आज उन शब्दों के बारे में जान लेते हैं, फिर हम बाकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन शब्दों के बारे में जानना अति आवश्यक है कि वो पारिभाषिक शब्द क्या हैं। चलिए देखते हैं पारिभाषिक शब्द क्या हैं, उनको हम देखते हैं। आपको शब्द सुनने को मिलता है आदेश। आदेश का मतलब होता है किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा शब्द लिख देना, ये होता है आदेश। जब आप संधि करेंगे तो आपको सुनाई पड़ेगा, सुनने को मिलेगा कि आदेश हो जाता है, का के स्थान पर गा का आदेश हो जाता है, तो अक्षरों का बदलाव हो जाता है, इसे ही कहते हैं आदेश। दूसरा आता है आगम। आगम क्या होता है? जब हम कोई नया शब्द नया अक्षर या वर्ण या शब्द शामिल कर लेते हैं, उसे कहते हैं आगम। कहीं पर जब संधि कर रहे होते हैं तो उसमें उसकी आवश्यकता के अनुसार, नियम के अनुसार कोई नया वर्ण शामिल कर लेते हैं तो उसे उसका आगम होना कहते हैं। आगम होना का मतलब होता है आ जाना। तीसरा जो शब्द है, पारिभाषिक शब्द तीसरा जो है वो है लोप। ये शब्द भी आपको सुनने को मिलेगा, लोप। लोप का मतलब होता है गायब हो जाना। लोप का मतलब होता है गायब हो जाना। जब हम संधि बनाते हैं तो अक्सर बीच में किसी वर्ण का लोप हो जाता है, गायब हो जाता है, वह शब्द अक्षर गायब हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं लोप होना। जो अगला शब्द है वो है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव। प्रकृति भाव अगला शब्द आपका जो है वो है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव में कोई बदलाव नहीं होता है, जैसे था वैसे ही रहता है। तो इन चार शब्दों के बारे में हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैंने संधि को और विस्तार से पढ़ने से पहले ही इनके बारे में आज बता दिया, ताकि आपको जब आप आगे सुने तो दिक्कत ना हो, आप तुरंत ही समझ सकें कि आदेश क्या होता है, लोप क्या होता है, आगम क्या होता है और प्रकृति भाव क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक स्वर संधि। हमारा टॉपिक था स्वर संधि। स्वर संधि। जैसा कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में ही बता दिया गया था कि संधि वर्णों के मेल से होता है। संधि वर्णों के मेल से होता है। साथ साथ एक कंडीशन ये भी बताई गई थी कि जब स्वर का मेल स्वर से ही होगा तब जाकर के
स्वर संधि का निर्माण होगा। इतना तो क्लियर हो गया था। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि में स्वरों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आप तो जानते ही हैं कि स्वर 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। तो 11 का मेल 11 स्वरों से होगा। कुल मिलाकर के हर स्वर अपने से भी मिलेगा और बाकी सभी शेष 10 स्वरों से मिलेगा, अर्थात हर स्वर 11 स्वर से मिल करेगा। इस तरीके से 121 11 गुणा 11 121 तरीके से कंडीशन बनेगी संधि स्वर संधि होने की। चलिए देखते हैं। अब हम हर स्वर का मेल हर स्वर के साथ कराते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी संधियां बनती हैं। जो स्वर हमारे हैं वो ये हैं आ ई ई उ री ए ऐ ओ और औ। जो 11 स्वर हैं हमारे वो यही हैं आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। अब हर स्वर अपने के साथ साथ बाकी अन्य 10 से मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। आ से शुरू करते हैं आ से। जब ह्रस्व आ दीर्घ आ से मिलेगा तो ये सदैव दीर्घ आ हो जाएगा। जब ह्रस्व आ दीर्घ आ से मिलेगा तो ये सदैव दीर्घ आ हो जाएगा। जब ह्रस्व आ दीर्घ आ से मिलेगा तो ये सदैव दीर्घ आ हो जाएगा। इसको हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों में से कोई भी हो, उसका योग ह्रस्व आ या दीर्घ आ से होता है तो सदैव ही वो दीर्घ आ बनता है। आगे देखते हैं। जब ई और ये दोनों ई, जब इन दोनों का योग होता है तो सदैव ही दीर्घ ई बनती है। कहने का मतलब कि यदि प्रथम पद में ई है छोटी और प्रथम पद के अंतिम अक्षर ह्रस्व ई है प्लस द्वितीय पद का प्रथम अक्षर दीर्घ ई है तो हमेशा दोनों का योग दीर्घ ई ही होगा। इसको हम इस तरीके समझते हैं कि यदि ई या ई के साथ में ई या ई हो तो सदैव वो ई बनेगा। अब देखते हैं आगे। यदि ऊ और ऊ का मेल होता है इस तरीके से तो सदैव दीर्घ ऊ का निर्माण होता है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि यदि
यदि उ है और उ का योग उ या उ से होता है तो सदैव उ बनता है। कहने का मतलब ये है कि यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर ह्रस्व उ या दीर्घ उ दोनों में से कोई एक हो और दूसरे पद का अंतिम अक्षर प्रथम अक्षर ह्रस्व उ और दीर्घ उ में से कोई भी हो तो उन दोनों का योग हमेशा दीर्घ उ ही होगा। यही कंडीशन आ के साथ और ई के साथ भी लगती है। चलिए उदाहरण से हम समझते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है। क्योंकि ये सभी दीर्घ बनते हैं, ये सभी जो भी बन रहे हैं ये सभी दीर्घ बन रहे हैं। ये जितना भी बन रहा है ये सभी दीर्घ है, ये सभी दीर्घ बन रहा है, इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि होता है। इसलिए इस सभी का नाम दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि होता है। तो हम दीर्घ संधि की परिभाषा देखते हैं। दीर्घ संधि की परिभाषा देखते हैं। दीर्घ संधि की परिभाषा है कि जब आ ई उ अपने सजातीय स्वरों, जब आ ई उ सजातीय स्वरों से मेल करते हों। कहने का मतलब इनका योग आ या ई या उ से हो तो इस प्रकार की संधि का निर्माण दीर्घ संधि कहलाता है। इस प्रकार से जो निर्माण होता है संधि का उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में सदैव दोनों ही स्वर सजातीय होते हैं। अगर आ है तो उधर भी आ होगा, इधर ई है तो उधर भी ई होगा, इधर उ है तो उधर भी उ होगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं अब। उदाहरण में है जैसे वाचन प्लस आलय, वाचन प्लस आलय, वाचन प्लस आलय यानी कि वाचनालय। ये क्या बनेगा? वाचनालय बनेगा। यहाँ प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है? यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और हम इसमें से स्वर को निकाल रहे हैं तो ये हमारा आ अलग हो जाता है ये, और इसका आलय ऐसे ही रहता है। हमने भी पढ़ा था, यहाँ पर हमने देखा था कि आ के बाद जब आ कोई आए तो आ हो जाता है। ठीक ऐसे ही यहाँ हम देखते हैं कि ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है, कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो इसके स्थान पर हमेशा क्या हो जाता है? आ हो जाता है। इन दोनों का योग क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो हमारा जो शब्द बनता है वो ये बनता है, शब्द जो हमारा बनता है वो बनता है, ये हलंत है, ये बड़ा आ है, दीर्घ आ है, ये इसको पूरा करेगा तो ऐसी मात्रा आ जाएगी और लय, वाचनालय। इस तरीके से हम उदाहरण के माध्यम से ये देख पाते हैं कि कैसे संधि का निर्माण होता है। एक उदाहरण और लेते हैं हम, दूसरा उदाहरण है
दूसरा उदाहरण है गिरि योग ईश। गिरि योग ईश। हम इसको देखते हैं। हम सबसे पहले प्रथम शब्द का जो अंतिम अक्षर है इसको स्वर मुक्त करते हैं, स्वर रहित करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस ईस। ये हलंत लगा हुआ है। इस तरीके से आपने देखा था, जो हम यहाँ देखते हैं कि ये शब्द जो ईस है उसमें से ई, उसका दीर्घ ई, और इधर हर्ष ई दोनों मेल कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन कुछ हमने यहाँ पर आपको बताई थी। यहाँ पर कि यदि ई के बाद ई हो तो वो हमेशा दीर्घ ई बन जाता है, दीर्घ ई में बदल जाता है। तो यही यहाँ भी होगा। ये दोनों मिल करके दीर्घ ई बना देंगे। क्या बना देंगे? दीर्घ ई बना देंगे। अब हम शब्द को इकट्ठा कर लेते हैं। शब्द को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये गी था, चोटी की मात्रा गी पर है। रा को ये स्वर पहले व्यंजन है, अधूरा व्यंजन है, और उसके बाद आपका इन दोनों ई से दीर्घ ई बनेगा, और दीर्घ ई इस रा को पूरा करेगा, और इस रा पर दीर्घ ई की मात्रा लगेगा, और इधर बच रहा है तालव्य शा, और फिर हम तालव्य शा को लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा शब्द बन जाएगा गिरीश। इस प्रकार से हमारा शब्द बन जाएगा गिरीश। चलिए और देखते हैं, उदाहरण और लेते हैं। हम एक उदाहरण और लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा है जो अगला उदाहरण है वो है भानु उदय। भानु उदय। यही चीज़ यहाँ करते हैं। प्रथम पद के अंतिम अक्षर से हम स्वर को हटा देते हैं पहले। तो ये हलंत के साथ, और जो इसका स्वर है हर्ष ऊ, उसको अलग लिख देते हैं। फिर इधर उदय लिखते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इधर भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है। ये कंडीशन कुछ आपको बताई गई थी यहाँ पर कि ये कंडीशन जब होता है कि ऊ के बाद ऊ, चाहे वो दीर्घ में हो चाहे ह्रस्व में हो, आता है तो हमेशा उसका दीर्घ बन जाता है। वही कंडीशन यहाँ भी है। तो ये इसका दीर्घ बन जाएगा। अब शब्द क्या बनेगा? शब्द क्या बनेगा? शब्द जो बनेगा वो बनेगा, ये अधूरा ना है, आधा ना है, और ये जब व्यंजन है इसमें स्वर नहीं है, अनुच्चरित है, और इधर ऊ दीर्घ रूप में है। जब इस स्वर को, ये स्वर इसको पूरा करेगा तो इस पर इस स्वर की मात्रा लग जाएगी, वो भी दीर्घ रूप में। तो ये भानु हो गया, और इधर का दय। इस प्रकार से भानुदय हो गया। इस प्रकार से
भानुदय हो गया। मात्रा थोड़ा सही से लगा देते हैं हम। इस प्रकार से भानुदय हो गया। तो ये एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे कि संधि, जो हमारी संधि है, दीर्घ संधि, स्वर संधि की जो पहली संधि है दीर्घ संधि, वो कैसे होती है, संधि हम कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब हम देख चुके हैं कि आ का मेल हमने आ से कर दिया, ई का मेल हमने ई से कर दिया, ऊ का मेल हमने ऊ से कर दिया। बाकी जो स्वर हैं उनका मेल अभी नहीं हुआ है, तो अभी उनका मेल होना बाकी है। उनका मेल हम आगे की संधियों में करेंगे, उनका मेल हम आगे की संधियों में करेंगे। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना संधि। साथ साथ कुछ आपको हम शब्द देते हैं, आप उन शब्दों में संधि बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। शब्द नोट कर लीजिए, आप शब्द आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए शब्द। शब्द है मुनि प्लस इंद्र। शब्द है पृथ्वी प्लस ईश। शब्द है सत्य प्लस आग्रह। शब्द है कपि प्लस इंद्र। और शब्द हम देते हैं, शब्द है सेवा प्लस अर्थ। शब्द है यथा प्लस अर्थ। शब्द है भू प्लस ऊर्ध्व। इतने शब्दों को आप प्रैक्टिस के तौर पर घर पे बैठ के आराम से इसको संध कीजिए। अभी जो ये वीडियो बनाया गया है ये सिर्फ आपको संधि सिखाने का है, संधि सिखाने के लिए बनाया गया है, ना कि संधि विच्छेद के लिए। संधि विच्छेद हम सारी संधियाँ जब ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद हम आपको संधि विच्छेद का तरीका बताएंगे। संधि को कैसे पहचानें इसका भी तरीका आपको बताया जाएगा। आप बिल्कुल भी जल्दी ना करें, आराम से हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, मित्रों को इस चैनल को की लिंक को और वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।